ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की बेयर एक्ट के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। अपन सबको पता है कि ये जो बीएनएस है उसने रिपील किया है आईपीसी को फ्रॉम 1 जुलाई 2024। मतलब जो भी क्रिमिनल केसेस हैं वो 1 जुलाई 2024 के बाद से डील किए जाएंगे बीएनएस के द्वारा, ना कि आईपीसी के द्वारा। और जितने भी केसेस जो कि इस डेट से पहले के हैं, बिफोर दिस डेट, उन पे अभी भी आईपीसी ही अप्लाई होगा जब तक वो केस ख़त्म नहीं हो जाता। तो इससे अपन को ये भी पता चलता है जो आईपीसी है, मतलब जो बीएनएस है, वो एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है, मतलब फ्यूचर डेट से अप्लाई होने वाला लॉ। मतलब अब जो भी केसेस होंगे वो डेल्ट किए जाएंगे बीएनएस से आफ्टर एंड ऑन दिस डेट। ठीक है। कोइंसिडेंटली जो बीएनएस का नंबर था, एक्ट नंबर 45, वो ही जो आईपीसी का नंबर था वो ही बीएनएस का है, नंबर 45 ऑफ 2023। ये है 25 दिसंबर 2023। ये है इनेक्टमेंट डेट, मतलब जिस दिन प्रेसिडेंट साहब ने इस बिल को एसेंट दी थी। और इन्फोर्समेंट डेट क्या है? वो है 1 जुलाई 2024, जब से ये जो बीएनएस था वो फोर्स में आया था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन। An act to consolidate and amend the provisions relating to offences and for matters connected therewith incidental thereto। इस एक्ट में कंसोलिडेट किए गए हैं और अमेंड करे गए हैं प्रोविजंस को जो कि डील करते हैं क्रिमिनल केसेस से। चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी के बारे में। ये अब सबको पता है, ये सारे एक्ट्स में बहुत कॉमन होता है। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता, मतलब इसको बुलाया जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023। ये सेकंड वाला क्या बोल रहा है, कब फोर्स में आएगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में अपॉइंट कर देगी डेट, उस दिन से ये फोर्स में आएगा। तो अपन को पता है ये फोर्स में कब से आया है, 1 जुलाई 2024 को। अब अपन तीसरा पहले समझेंगे जाके नोट्स के थ्रू, जिससे और क्लियरिटी हो। सबसेक्शन 3, सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट इंट्रा टेरिटोरियल application of the act, and section 1 subsection 5 talks about extraterritorial application of the act। वन थ्री क्या कहता है? सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 बोलता है, अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, whether he is a Indian or not a Indian, means a foreigner, will be punishable, मतलब इसको पनिश किया जाएगा बीएनएस के अंडर में
इफ ही कमिट्स, अगर वो कमिट करता है, एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल बाय भारतीय न्याय संहिता। मतलब ये सिंपल वर्ड्स में ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन, भले वो सिटीज़न है इंडिया का या नहीं है, अगर वो कोई भी ऐसा एक्ट कमिट करता है जो कि पनिशेबल है बाय भारतीय न्याय संहिता, तो उसे डेल्ट किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता के थ्रू। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में क्या आता है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सिंपली ये बोलता है कि मानते चलो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अपन ऐसे समझते हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ये बोलता है कि मान लो कोई इंडियन सिटीज़न वो जाके क्या करता है? ऑफेंस करता है किसी दूसरी कंट्री में, और वो जो जाके ऑफेंस करता है वो पनिशेबल है पहले तो बीएनएसएस से, एंड दूसरी बात, वो किसी इंडियन सिटीज़न ने कमिट किया है। अब वो जैसे ही इंडिया में आएगा उसका ट्रायल इंडिया में हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन बताता है बीएनएस का। तो अपन और इजीली समझते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले जिससे और क्लियर हो। इंट्रा टेरिटोरियल में ये होता है कि कोई भी पर्सन इंडियन और नॉट इंडियन कोई ऑफेंस करता है जो कि पनिशेबल है बाय द बीएनएस, तो उसका ट्रायल होगा इंडिया में। मतलब बीएनएस दोनों पे अप्लाई होता है अगर कोई भी ऑफेंस इंडिया में हुआ है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ये बोलता है, ये थोड़ा वाइड है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ये बोलता है कि मान लो ये है इंडिया, ये है चाइना, और यहाँ का एक सिटीज़न जाके यहाँ पे दूसरे सिटीज़न का, मतलब जो चाइना का सिटीज़न है उसका क्या कर देता है? मर्डर। तो इसमें ड्यूल टेस्ट अप्लाई होता है। पहले तो ये देखेंगे क्या मर्डर बीएनएस के अंडर पनिशेबल है, उससे पहले ये देखेंगे क्या ये पर्सन इंडियन सिटीज़न है, आईसी, पहला टेस्ट। दूसरा ये देखेंगे क्या ये पर्सन बीएनएस में जो ऑफेंस कर रहा है वो बीएनएस में पनिशेबल है। सो यस, ये बीएनएस में पनिशेबल है। सो इसका जो ट्रायल है वो इंडिया में भी हो सकता है इन केस ये जो पर्सन है वो इंडिया में वापस आ जाता है। तो ये सिंपल वर्ड्स में ये बोलता है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल भी देखेंगे इसमें। मान लो ये एक सिटीज़न है जो यहाँ यूके का सिटीज़न है और ये चाइना में जाके कोई ऑफेंस कर देता है, सपोज मर्डर कर देता है किसी का, तो क्या इस पे बीएनएस एप्लीकेबल होगा? तो पहला तो इसमें ड्यूल टेस्ट में क्या फॉलो होगा, लेट्स चेक। ये पर्सन इंडियन सिटीज़न है, सो आप इग्नो नहीं है, तो इस पर बीएनएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक और अपन चीज़ देखते हैं। मान लो ये एक पर्सन है इंडिया का, ये पर्सन है इंडिया का, ये जाता है यूएस में और ऐसा ऑफेंस करता है जो इंडिया में ऑफेंस नहीं है बट यहाँ पे ऑफेंस है यूएस में।
क्या अब इसका ट्रायल इंडिया में हो सकता है? अगर ये इंडिया पे रिटर्न भी होगा तो ड्यूल टेस्ट वापस किया जाएगा। इंडियन सिटीज़न है, यस इंडियन सिटीज़न है, बट क्या वो ऑफेंस बीएनएस के अंडर पनिशेबल है? तो नो, उसका ट्रायल नहीं होगा। अब मान लो एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे और क्लियरिटी आएगी। ये एक पर्सन है जो यूएस में जाता है, इंडिया का पर्सन है, यूएस में जा रहा है और वहाँ जाके ऐसा ऑफेंस करता है जो यूएस में तो पनिशेबल नहीं है, यूएस में कोई ऑफेंस नहीं है, बट इंडिया में वो पनिशेबल है, तो इसमें भी ड्यूल टेस्ट होगा। इंडियन सिटीज़न है, यस है। बीएनएस में वो ऑफेंस पनिशेबल है, यस पनिशेबल है। तो जैसे ही ये जो पर्सन है वो इंडिया में आता है, इसका ट्रायल होगा। अब ये अपन ने समझ लिया। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का एक और एप्लीकेशन अपन समझेंगे जिससे और क्लियरिटी है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का एक और चीज़ समझेंगे, इससे क्लियरिटी है। मान लो ये एक शिप है, जो कि रजिस्टर्ड है इन इंडिया, और ये किसके वाटर में चल रही है? चाइना के। और इसमें दो पर्सन हैं, एक यूएस का पर्सन है, एक चाइना का पर्सन है। मान लो यूएस के पर्सन ने चाइना के पर्सन का मर्डर कर दिया, तो अब क्या बीएनएस अप्लाई होगा? ऑल दो ये ड्यूल टेस्ट में फॉल नहीं हो रहा, बट होगा। अगर कोई भी शिप एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है इन इंडिया, तो उस पर कोई भी पर्सन ऑफेंस कमिट करेगा तो उसका ट्रायल उधर हो सकता है जहाँ पे वो शिप एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, इन सिंपल वर्ड्स। तो अपन को अब समझ में आ गया कि कैसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अप्लाई होता है और क्या इंटर टेरिटोरियल होता है। ठीक है। और मान लो मुझे इंडिया का मैप तो बनाना आता नहीं है, बट ये इंडिया है, सपोज करने को बोल रहा हूँ। अब इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो सी पे भी कुछ रहता है, मतलब समुद्र में भी कुछ रहता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स बोला जाता है, 12 NM। इधर के बीच अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो ये माना जाएगा कि वो ऑफेंस भी इंडिया की टेरिटरी पे हुआ है। मान लो इस एरिया में कोई ऑफेंस होता है तो भी इंडिया के पास जुरिस्डिक्शन आ जाएगा उसका ट्रायल करने का। ठीक है। मान लो इसमें कोई फॉरेन सिटीज़न कोई ऑफेंस करता है जो कि बीएनएस में पनिशेबल है, सो हेयर ऑल्सो बीएनएस का जुरिस्डिक्शन हो जाएगा। अब मान लो कोई पर्सन है पाकिस्तान में बैठा है और वो टारगेट कर रहा है एक कंप्यूटर सोर्स इंडिया का, उसको हैक करने का ट्राई कर रहा है। पाकिस्तान का कोई पर्सन इसे हैक करने का ट्राई कर रहा है, ट्राइंग टू हैक
इंडियन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसका भी इंडिया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कर सकती है, क्योंकि इंडिया में जो डिवाइस है उसको वो ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अपन ने समझ लिया। अब डायरेक्ट समझेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। एवरी पर्सन शेल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्री टू द प्रोविजंस देयरऑफ ऑफ विच ही शेल बी गिल्टी विद इन इंडिया। सिंपल वर्ड्स में ये क्या बोल रहा है? एवरी पर्सन that means Indian or non-Indian both, ये लायबल होंगे टू पनिशमेंट, फॉर एवरी एक्ट, सारे उन काम के लिए, फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन, अगर वो कोई भी ऐसा ऑफेंस करते हैं जो कि BNS में पनिशेबल है, और कहाँ करते हैं? उस कंट्री में यहाँ पे BNS एप्लीकेबल है, तो वो इंडियन हो नॉन इंडियन हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसमें पनिशेबल होंगे। ये बात करता है इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन के बारे में। दूसरा थोड़ा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करते हैं, थोड़ा क्या पूरा। एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। कोई भी पर्सन मतलब इंडियन सिटीजन जो कि बाउंड है उस लॉ से जो कि इन फोर्स है किधर? इंडिया में, उसका ट्रायल हो सकता है उस ऑफेंस के लिए जो उसने बियॉन्ड इंडिया किया है, मतलब आउट ऑफ इंडिया किया है, ठीक है। बियॉन्ड इंडिया शेल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता, मतलब उसमें संहिता के प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता अप्लाई होंगे उस एक्ट के लिए जो कमिटेड है बियॉन्ड इंडिया, इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैज़ बीन कमिटेड इन इंडिया, ऐसे ही कि वो एक्ट कमिट किया गया है इंडिया में ही। इसमें अपन ने वो एग्जांपल देखा था, बताता हूँ मैं फिर से, सो क्लियरिटी होगी। इसमें अपन ने वो एग्जांपल देखा था कि सपोज ये एक पर्सन है इंडिया का, ये चाइना में जाके किसी का मर्डर कर देता है, तो मर्डर जो एक ऑफेंस है वो पनिशेबल है बाय BNS, और जो ये पर्सन है जिसने ऑफेंस किया है वो एक इंडियन सिटीज़न है। तो जैसे ही वो इंडियन सिटीज़न इंडिया में आता है तो उसका ट्रायल इंडियन कोर्ट्स में हो सकता है। ये अपन को सब सेक्शन 4 बताता है। ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन की बात करता है। सब सेक्शन 5 द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता शेल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब किसी भी प्लेस पे जो कि इंडिया में हो या इंडिया के बियॉन्ड हो, मतलब इंडिया के बाहर हो, बियॉन्ड इंडिया। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट में बी, मान लो हाई सी पे कोई शिप और एयरक्राफ्ट चल रहा है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसमें अगर कोई फॉरेनर भी ऑफेंस करता है तो वो भी इंडियन लॉ से डेल्ट होगा। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, मतलब कोई भी पर्सन जो टारगेट करता है कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया तो उसका भी हो सकता है।
In this section, the word offense includes every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this संहिता। मतलब कोई भी एक्ट जो कि इंडिया के बाहर कमिट किया गया है, अगर वो इंडिया में कमिट किया जाता तो वो BNS के द्वारा पनिशेबल होता, तो उसे ऐसे ही माना जाएगा कि उसने इंडिया में ही कमिट किया है। इसमें अपन ये पढ़ सकते हैं, ए हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ए जो एक पर्सन है जो कि सिटीजन है इंडिया का, वो मर्डर कमिट करता है, कमिट्स अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब किसी ऐसी प्लेस पे जो इंडिया के बाहर है। ई कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया विच ही मे बी फाउंड। मान लो कोई पर्सन है जो कि चाइना में मर्डर करता है, वो दिल्ली में फाउंड हो जाता है, तो उसका ट्रायल दिल्ली कोर्ट में हो सकता है। ये है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन। ये क्या है? ये है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन। नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी, डिजर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर, एयरमैन, सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन, प्रोविजन ऑफ स्पेशल लोकल। मतलब ये सब कुछ जो ऊपर है वो अप्लाई नहीं करेगा। आर्मी रिलेटेड केसेस हो गए जैसे पनिशिंग फॉर म्यूटिनी, डिजर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर, एयरमैन, जो कि सर्विस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और या तो उन पर कोई स्पेशल या लोकल लॉ अप्लाई होता है तो उन पर ये अप्लाई नहीं होगा। तो आज अपन ने समझा कि क्या होता है इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन और क्या होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन। ये अपन ने दोनों चीज़ें समझ ली हैं अच्छे से। आज के लिए इतना ही था। अपन ने सेक्शन 1 कवर किया है किसका? भारतीय न्याय संहिता 2023 का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, और आपको चैनल की रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहे इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। So that's all for today. Thank you so much for your time.